हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग शाम वाले वीडियो में पर डे हम लोग 30 क्वेश्चन जो 2700 प्लस क्वेश्चन वॉल्यूम 2 है आरआरबी प्लेटफॉर्म का जो है, तो प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 से हम लोग डेली 30 क्वेश्चन शाम में देखते हैं। तो आइए हम लोग उस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हम लोग 2120 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे, ठीक। तो 21 से 20 के बाद शुरू करना है। इसमें हम लोग आरआरबी जेई वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक। जेई वाला क्वेश्चन में और 21 क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो अब डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक। और हम लोग कल से, आज तो नहीं देख पाए थे, ठीक। कल से हम लोग सुबह 9 बजे लाइव आएंगे और 9 बजे हम लोग डेली जो है नंबर सिस्टम का टॉपिक वाइज करेंगे उसमें, ठीक। तो उसका आपका 7 वीडियो ऑलरेडी डल चुका है, ठीक। 7 वीडियो नंबर सिस्टम का डल चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। 7 वीडियो नंबर सिस्टम के प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। और उसका 8वां वीडियो कल मिलेगा। जो डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं उसी का वो टाइप 3 होगा। तो कल 9 बजे आप लाइव आ जाइएगा। 9 बजे से हम उसको करेंगे, ठीक। तो आ जाइए, शुरू करते हैं। इसमें 2120 नंबर तक हो गया होगा, ठीक, हो गया था। तो 2121 देखते हैं। 2121 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि a इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ से 45। उसके बाद दिया हुआ है कि b इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे 75। उसके बाद से c इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ से 105, ठीक। अब आपसे बोला है कि आप निकालिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हमें निकालना है, क्या होगा, ठीक। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे सोचिए। देखिए a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों में a प्लस बी प्लस सी है। इसका मतलब इस तीनों में कोई कॉमन फैक्टर इसका ले लीजिए। कॉमन फैक्टर देखिए ये तीनों 15 से कट जा रहा है। अगर इसको ऐसे तोड़े हम तो 15 या 45, इसको कर लेते हैं तो 15 × 25 = 75, और इसको करते हैं तो 15 × 7 = 105 आ जा रहा है, ठीक। इनका कॉमन फैक्टर 15 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है। और यहाँ से a का मान हो जा रहा है 3। देखिए ये जो बच रहा है ये इसका तो वैल्यू 15 हो गया, तो a का वैल्यू यहाँ से निकल जा रहा है 3। देखिए इसे इधर लिख देते हैं। a का वैल्यू यहाँ से 3 प्राप्त हो जा रहा है। a का वैल्यू इधर 3 बचा हुआ है, इधर b का वैल्यू इधर 5 बचा हुआ है, और इधर c का वैल्यू इधर 7 बचा हुआ है, ठीक। तो ये इनका वैल्यू हो गया। तो अब हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 3 × 3 = 9 प्लस 5 × 5 = 25 प्लस 7 × 7 = 49 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए यहाँ से, तो 9 9 18 5 23 कर 3 हासिल 2 हो जाएगा। 4 2 6 2 8, यानी 83 जो हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 83, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बहुत सिंपल। इसमें कॉमन मिल रहा था a प्लस बी प्लस सी, तो इसमें भी हमने कॉमन फैक्टर 15 निकाला, अर्थात a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 15 आएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू 3 निकल जाएगा, b का वैल्यू 5 निकल जाएगा, c का वैल्यू इसमें जो बच रहा है 7 निकल जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सबको स्क्वायर करके हमने जोड़ दिया, तो आंसर कितना आ रहा है 83। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये था 2121। अब 2122 की ओर बढ़ते हैं। 2122 बोला हुआ है हमें कि 25,000 रुपये की धनराशि 4 वर्षों में 32,000 रुपये हो जाती है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है P दिया हुआ है 25,000 रुपये, टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, और ये कितने रुपए हो जा रही है, इसका मतलब अमाउंट दे दिए हैं यहाँ से 32,000 रुपये, ठीक। तो अब आपको क्या पढ़े हैं, ये पूछ रहा है कि यहाँ से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अच्छा एक चीज़ बताइए, दोनों घटाइए तो इससे SI नहीं निकल जाएगा। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा आपका, तो 7,000 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज बराबर मूलधन कितना है 25,000 रुपये, 25,000 रुपये गुणे समय 4 वर्ष, और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, बट्टा 100 कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, ठीक। अब देखिए इसको कटा दीजिए, 3 0 से इधर 3 0 खत्म हो जा रहा है, और ये 25 चौके 100, 4 से 4 कैंसिल, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल जा रहा है 7% हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर पे हमने निकाल लिया, ठीक। तो 7% आ जा रहा है। अगला क्वेश्चन है ये 23 नंबर देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
23 बोला हुआ है कि 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाले शुद्ध घी और 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी। देखिए दो प्रकार का घी है, एक शुद्ध घी है, इस शुद्ध घी वाला का कितना है 100 रुपये प्रति केजी है इसका क्रय मूल्य, ठीक। और जो आपका वनस्पति घी है, वनस्पति घी इधर लिख देते हैं हम लोग, वनस्पति घी, वनस्पति घी का कितना रुपए है 50 रुपये प्रति किलो, ठीक। अब कह रहा है कि तेल को एक अनुपात में मिलाया जाता है और 20% का लाभ प्राप्त करके इसे 96 रुपये में बेचा जाता है। देखिए 96 रुपये में हम बेच रहे हैं, इनको एक रेशियो में मिला रहे हैं और 96 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहे हैं, तो 20% लाभ हो रहा है। इसका मतलब कि 120% का ये वैल्यू दिया। देखिए ये सब क्रय मूल्य है, 100 रुपये किलो इसका शुद्ध का है, वनस्पति वाला तेल जो है 50 रुपये प्रति केजी है, तो इसे भी हमें क्रय मूल्य में बदलना होगा। ये जब 96 रुपये में बेच रहे हैं तो 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 120 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 96 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से पहले 100% निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो 96 बट्टा 120 गुणे 100 हो जाएगा, 0 से 1 0 कट जा रहा है, 12 8 96, यानी कि 80 रुपया इसका क्रय मूल्य निकल जा रहा है। जो दोनों को हम मिला करके बेच रहे हैं तो ये आपका एलिगेशन से बन जाएगा, ये कितना हो जा रहा है 80 हो जा रहा है। अब सिंपल क्वेश्चन हो गया, आप एलिगेशन लगा देंगे, रेशियो निकल जाएगा। बात आपको समझ में आई? नहीं समझ में आई तो एक बार और समझ लीजिए। शुद्ध घी का जो है 100 रुपये था और वनस्पति तेल 50 रुपये, दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि 96 में बेचने पर 20% का लाभ हो। तो पहले हम मिक्स का जो मिक्स किए हैं इसका हमने क्रय मूल्य निकाला, क्योंकि ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, तो यहाँ भी क्रय मूल्य होना चाहिए। तो ये 20% लाभ हो रहा है, तो 120 का वैल्यू 96, तो 100 का वैल्यू 80 आ गया। अब देखिए यहाँ से इसको छोटा कर सकते हैं, तीनों में 1 0 कट रहे हैं तो कटा भी सकते हैं। अब घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2, अब की बार इधर से घटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3 हो जा रहा है, अर्थात 3:2 के रेशियो में मिलाएंगे तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 3:2, यानी ऑप्शन नंबर डी में आंसर दिया हुआ है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक बर्तन में 3:2 के अनुपात में दूध और पानी को मिलाया गया। देखिए दूध और पानी का है मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर जो है यहाँ से किस रेशियो में है 3:2 के अनुपात में। देखिए 3:2 के अनुपात में है और 20 लीटर मिश्रण है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि ये 3 2 5 आ रहा है और 5 का वैल्यू यहाँ से 20 है, तो 1 का वैल्यू 4 आ गया, तो 3 का वैल्यू 12 हो जाएगा, यानी कि 12 लीटर दूध है और 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 लीटर। ठीक, 20 लीटर टोटल मिश्रण था, तो 3 2 5, 5 का वैल्यू 20 हो गया, तो 1 का वैल्यू 4, यानी कि ये दोनों को हम अलग अलग मात्रा निकाल लिए। अब कह रहा है यहाँ पे कि इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं, तो देखिए 20 लीटर में इन दोनों का मतलब 12 और 8 हो जा रहा है। तो अगर 10 लीटर की बात करें, 10 लीटर, तो 10 लीटर में आधा आधा होगा ना, ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक, यही चीज़ में होगा। जब हमने 20 लीटर में इसका मात्रा निकाला 12 और 8 आ रहा है, तो 10 लीटर हमने निकाल दिया इसमें से मिश्रण को, तो 10 लीटर में ये 6 लीटर होगा, ये 4 लीटर होगा, तो इतना जब हम निकाल लिए हैं, तो अब दूध कितना बचा है, तो 6 लीटर, और पानी कितना बचा है, तो 4 लीटर बचा हुआ है। ठीक, और फिर बोला ना कि 10 लीटर फिर दूध मिला देते हैं, तो 10 लीटर जब इसमें दूध जोड़ेंगे तो अब ये कितना हो जाएगा, तो 16 और ये 4 लीटर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ये आ गया। फिर कह रहा है कि एक बार और निकाला जाता है, तो फिर अब 10 लीटर। अच्छा अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे रेशियो क्या आ जा रहा है, 4:1 का आ जा रहा है। ये जब इसको कटाएंगे तो 4 चौके 16, 4 एकम 4, तो अब 4:1 का आ गया, तो इसमें 10 निकालेंगे, यानी कि 5 का वैल्यू 10 है, तो 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो यहाँ 4 दूना 8 और 2। अब इसमें से 8 लीटर निकाले हैं और इसमें से 2 लीटर निकाले हैं, तो इसमें से देखिए 8 निकालिएगा तो ये 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 निकालेंगे 2 हो जाएगा, और फिर इसमें 10 जोड़ा जा रहा है, फिर 10 जोड़ेंगे तो 10 8 18 अनुपात ये 2 आ जाएगा, यानी कि कट करके कितना आ जाएगा 9:2 का रेशियो यहाँ पे हो जा रहा है, 9 अनुपात। बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें किसी फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं है। फिर एक बार समझ लीजिए, 20 लीटर मिश्रण है तो 12 लीटर ये होगा, 8 लीटर ये होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 10 लीटर इसमें से निकाल रहे हैं, 10 लीटर जो निकाले हैं तो उसमें से 6 लीटर दूध निकलेगा, 4 लीटर पानी निकलेगा, तो अब हम लोग का क्या आ गया, 6 लीटर दूध आ गया, 4 लीटर पानी आ गया। ठीक, आधा निकल गया इसमें से।
अब कह रहा है कि 10 लीटर उसके स्थान पर दूध मिला दिए हैं, तो अब दूध 10 और 16 हो गया और ये 4 लीटर हो गया। तो यहाँ से इनका रेशियो कितना निकल गया 4:1 का। 16 और 4 है तो 4:1। फिर 10 निकालेंगे तो ये 4 1 5 का वैल्यू 10, यानी कि ये 8 निकलेगा और ये 2 निकलेगा। तो 8 इसमें से घटा दिए, इसमें से 2, यानी कि 8 लीटर दूध बच जा रहा है और 2 लीटर ये बच जा रहा है। ठीक, आधा आधा नहीं, 10 निकालेंगे यानी कि आधा आधा निकलता जाएगा। तब 8 बचा, 2 बचा, तो फिर 10 लीटर इसमें दूध मिलाना है। तो 10 8 18 हो गया, 18 हो गया यहाँ पे, और ये 2 लीटर। तो कटा कर निकाले 9:1 का रेशियो ना होगा जी, सॉरी 9:1 का रेशियो हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। क्लियर, इसमें किसी फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन बन जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 बोला हुआ है HCF निकालना है महत्तम समापवर्तक 513, 1134, 1215, इसका HCF निकालना है। आपको क्या बताए थे, HCF आसानी से कैसे निकालेंगे, कोई अंतर ले लेंगे जो कम अंतर आ रहा होगा किसी भी संख्या का। तो यहाँ से अंतर देख रहे हैं कि इसी दोनों में कम आ रहा है, तो ले लेते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 11 में से 3 जाएगा 8 हो जा रहा है, ये सब कट जा रहा है। अब देखिए, या तो HCF 81 नहीं होगा या इसका खंड होगा। अब ऑप्शन से यहाँ से चेक कर लेंगे। तो देखिए 81 अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो इसका जो फैक्टर होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए 81 तो नहीं है, लेकिन 27 है, 36 है, 33 है और 18 है। तो देखिए इसका फैक्टर सिर्फ 1 और 1 मिला है, 27, तो 27 ही आंसर हो जाएगा। ठीक, 81 आया तो या तो 81 HCF होगा, तो 81 से सब नहीं कटेगा, इसलिए HCF 81 नहीं हो रहा है। तो इसका फैक्टर कर लेंगे, तो फैक्टर 3 × 27 हो जा रहा है। तो यहाँ से 27 ही हम लोग का आंसर निकल जा रहा है। ठीक, ये सब फैक्टर 36 इसका फैक्टर नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 18 नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग का 27 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक, चलिए 26 नंबर आइए। और भाग विधि से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड आसान है, ऐसे ही हम लोग करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो कर रहा है 26 की, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकाले जो 21, 36 और 66 है, 66 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए यहाँ पे बोला है ना कि पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, अर्थात इसका सबसे पहले हम LCM निकालते हैं, वो भी किस मेथड से, तो फैक्टर मेथड से निकालेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि किसका पेयर नहीं लग रहा है। जिसका पेयर नहीं लगेगा उसे गुणा कर लेना होगा, क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग संख्या में निकालना है। तो इसका फैक्टर कर लीजिए, देखिए 3 7 21 हो जा रहा है। ठीक, 36 का करेंगे तो 3 दूना 6, फिर 6 दूना 12, 12 3 36 आ जा रहा है। ठीक, उसके बाद देख रहे हैं 66 का करने के लिए तो 3 है, 3 दूना 6, यानी सिर्फ 11 लेना होगा। ठीक, ये इसका LCM हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे LCM आ जाएगा। लेकिन हमें बोला है कि पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब पेयर में रहना चाहिए। जैसे 3 का पेयर लग गया है, 2 का पेयर भी लग गया है, यानी 11 का पेयर नहीं लगा है, तो एक 11 से गुणा कर लेंगे तो 11 का भी पेयर लग जाएगा, एक 7 से भी गुणा कर लेंगे तो 7 का पेयर लग जाएगा। अब सिर्फ आपको गुणा कर लेना, और कुछ इसमें नहीं है। बात समझ में आई? इसका LCM निकालें तो इतना आ रहा है। ठीक, अब इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें पेयर में करना होगा। तो पेयर में यहाँ 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, यानी 7 का पेयर करने के लिए एक 7 से गुणा करना होगा, 11 का पेयर करने के लिए 11 से। अब सिंपल आप गुणा कर लीजिए, कर लेना है, सिर्फ गुणा कर लेना है। तो देखिए गुणा आप इसको कर लीजिएगा, गुणा कितना आंसर आएगा हम आंसर यहाँ लिख देते हैं, गुणा इसको करके देख लेना होगा। 21, 34, 44 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर आएगा। ठीक, आप यहाँ गुणा कर लीजिए, बस समझ गए हैं, तरीका समझ गए तो और कुछ नहीं है, सिर्फ गुणा कर लेना। थोड़ा सा गुणा लंबा है यहाँ पे, तो आप गुणा करके यहाँ से देख लेंगे। 3 गुणे यहाँ तक LCM आ रहा था, और ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 और 11 से एक्स्ट्रा गुणा करना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब गुणा करके इसको चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आय, देखिए 10 वर्ष पहले यानी -10 की बात कर रहा है, और इनकी फादर और सन का रेशियो कितना था, 3:1 का रेशियो था। ठीक, और 10 वर्ष बाद यानी +10 की बात कर रहा है, अब रेशियो हो जा रहा है 2:1 का रेशियो हो जा रहा है। तो कह रहा है पिता की वर्तमान आयु अब कितनी होगी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इधर तो समय का अंतर 10 10 20 हो जाएगा, 10 साल पहले की बात कर रहा है, 10 साल बाद, तो दोनों में गैपिंग कितनी हो गई 20 साल की। तो ये 20 वर्ष इधर अंतर हो जा रहा है, इधर भी अंतर सेम आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है। तो बताए थे कि सेम अंतर करने के लिए इसके अंतर 1 आ रहा है तो इसको ऊपर वाला से, और इसका अंतर 2 आ रहा है तो इसे नीचे वाले से गुणा कर लेंगे, यानी 3:1, और इधर कितना आ जाएगा 2 दूना 4:2। तो देखिए अब अंतर बराबर आ गया, 1 1 का रेशियो आ जा रहा है। तो इसी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ 20 वर्ष है। ठीक,
तो अब हमें पिताजी का पूछा हुआ है, ये फादर है और ये सन है। तो फादर का 3 है तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 3 60 वर्ष हो जाएगा। लेकिन ये 10 साल पहले का आप निकाले हैं, तो अगर वर्तमान निकालना होगा, ये वर्तमान निकालना होगा तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो 60 और 10 70 वर्ष हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर हुआ। फिर से एक बार समझ लीजिए, 70 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिर्फ ये अंतर सेम होना चाहिए, नहीं अंतर सेम होना तो आपस में अंतर का तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो एक एक आ रहा है, इस 1 यूनिट का वैल्यू 20 वर्ष, तो ये फादर जी का पूछ रहा है तो 3 यूनिट का वैल्यू 60 वर्ष, और ये 10 साल पहले का निकालने हैं तो वर्तमान में 10 साल जोड़ लेंगे तो 70 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये एज वाला क्वेश्चन हम लोग बहुत देखे हैं। ठीक, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 28 बोला है 3 × 2/5 प्लस 1 में किसी से भी गुणा करेंगे तो 2/9 ही हो जाएगा, बराबर 4 चौके 16/5 कर लेते हैं। इसको लिख देते हैं 3 दूना 6/5। ठीक, इसको 6/5 लिख देते हैं। ठीक, और माइनस ए है तो कह रहा है कि ए का वैल्यू आपको निकालना है कितना होगा। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए को इधर लेके चले आते हैं, ए को इधर लेके आएंगे तो ए बराबर कितना निकल जाएगा, 16/5, और ये दोनों उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, 6/5 माइनस 2/9 हो जाएगा। अच्छा ये देखिए तो ये दोनों मिलकर कितना हो जा रहा है, यहाँ से 16 में से 6 घटाएंगे यानी कि 10/5 हो जा रहा है, यानी कि 2 आ जा रहा है, ये 2 आ जा रहा है। तो 2 माइनस 2/9 हो जा रहा है, तो 9 दूना 18 में से 2 जाएगा, 16/9 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बट्टा पर का जोड़ घटाव था। ठीक, चलिए 29 नंबर आइए। 29 नंबर क्या कह रहा है, 100 मीटर और 80 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी 51 मीटर प्रति सेकंड और 42 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक ही दिशा में चल रही है तो कितने सेकंड में पार करेगी। कल ही बताए थे कि ये समय, जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो समय बराबर दोनों के लंबाइयों का योग L1 + L2 बट्टा सापेक्षिक चाल हो जाता है यहाँ पे। ठीक, सापेक्षिक चाल हो जाता है। तो यहाँ दोनों के लंबाइयों का योग कितना है, हमें समय पूछ रहा है। एक 100 है, एक 80 है, तो 180 मीटर हो जाएगा। और चाल का अंतर कितना है, एक 51 मीटर प्रति सेकंड और 42 मीटर प्रति सेकंड, यानी 9 हो जाएगा। और मीटर प्रति सेकंड में ये तो कोई कुछ में चेंज नहीं करना, और किलोमीटर में रहता तब चेंज कर दे। ठीक, तो ये मीटर प्रति सेकंड में तो बस कटा दीजिए, 9 दूना 18 है, यानी कि 20 सेकेंड का आपका समय लग जाएगा। ठीक, पार करने में कितना समय लग जाएगा, 20 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 30 नंबर कि 2 स्टेशन ए और बीच के दूसरे से सीधे रेखा पर 110 किलोमीटर की दूरी पे है। देखिए 2 स्टेशन है ए और बी, और ये 110 किलोमीटर की सीधी रेखा पर है। ठीक, अब यहाँ से हमें कह रहा है कि ए सुबह 7 बजे चलना शुरू करती है बी की ओर, और 20 किलोमीटर ए से यहाँ से 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई चल रहा है। ठीक, और यहाँ बी से उसी दिन 8 बजे, ठीक 8 बजे ये किस रफ्तार से चल रहा है, तो यहाँ पे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। ठीक, तब कह रहा है कि किस समय वे दोनों आपस में मिलेंगे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए हैं। कैसे होगा, तो ये देखिए ये 7 बजे चला है, ये 8 बजे, तो सबसे पहले हम इसको भी 8 बजे तक इधर चला देंगे। तो ये 1 घंटा में 20 किलोमीटर जा रहा है ना, तो 7 से जब 8 बजे यहाँ आएगा तो ये 20 इधर कवर कर लेगा। तो 20 कवर कर लिया तो 110 पहले था, तो अब ये दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, पहले 110 था तो ये 20 इसको आगे बढ़ा दिया 8 बजे तक, तो अब कितना हो गया दूरी, तो 90 किलोमीटर हो गया। तो अब यहाँ से समय कितना लगेगा इन लोग को, तो समय बराबर दूरी जो है 90 किलोमीटर है और चाल लेना है, तो दोनों का यहाँ विपरीत डायरेक्शन में जाना है। ये इधर आ रहा है, इधर आया तो जुड़ जाएगा। तो 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 90 में 45 से भाग दें, यानी कि 2 घंटा के बाद ये लोग मिल जाएंगे। कहाँ से, तो यहाँ से। तो यहाँ समय कितना हो रहा था, 8, तो 8 + 2 करेंगे, यानी इसका मतलब 10 AM में ये लोग आपस में मिलेंगे। बात क्लियर, सिंपल था, हम लोग आसान तरीके से बनाए। इसको भी 8 बजे तक कवर करा लिए, तो अब दोनों के बीच का दूरी 90 हो गया। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल जुड़ जाएगा, क्योंकि सापेक्षिक चाल दोनों चल रहे हैं। तो 2 घंटा बाद मिलेंगे, यानी कि 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 बजे जाकर के आपस में मिल जाएंगे। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखते हैं। 31 नंबर,
31 बोला है कि ए और बी संपूरक कोण है। ठीक, देखिए यहाँ कह रहा है कि ए और बी, अच्छा संपूरक कोण आपको पता होगा, एक पूरक होता है एक संपूरक होता है। पूरक मतलब अगर ए और बी दोनों पूरक कोण हो तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है। अब जब संपूरक हो तो ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक, जिनको नहीं पता है वो लिख लेंगे इसको नोट करके। अगर दो कोण संपूरक है तो दोनों का योग 180 डिग्री होता है, अगर पूरक रहता है तो ये 90 डिग्री हो जाता है। ठीक, तो इसको मिटा लीजिए, पूरक यहाँ नहीं बोला है, क्या बोला है, संपूरक। इसका मतलब दोनों का योगफल जो है कितना है, 180 डिग्री है। ठीक, तो अब हमें वैल्यू पूछ रहा है किसका, तो कह रहा है आपको मान निकालना है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए यहाँ से अगर आपको एक फार्मूला याद होगा ना तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इसका फार्मूला ही होता है, ये किसका फार्मूला है, तो tan a प्लस बी का फार्मूला हो जाता है, tan a प्लस बी का फार्मूला हो जाता है। ठीक, बात क्लियर हुआ कि नहीं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला ही होता है क्या, तो tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। तब tan a प्लस बी और a प्लस बी का वैल्यू यहाँ से क्या निकला है हम लोग का, तो a प्लस बी का मान 180 डिग्री है। तो tan 180 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा कि 0 होता है, क्या होता है, 0। अगर नहीं पता है तो आप निकाल भी सकते हैं, ऐसे tan 90 प्लस 90 करके, ऐसे tan 90 प्लस 90 करके निकाल भी सकते हैं अगर नहीं पता है तो। देखिए tan 90 प्लस थीटा यानी कि आपको किस में जा रहा है, तो यहाँ से tan 90 प्लस थीटा ये आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट से आगे चला जा रहा है, यानी कि अच्छा एक चीज़ बताइए, 90 प्लस थीटा जोड़ेंगे तो 90 प्लस थीटा यानी कि कॉट थीटा हो जाएगा। तो कॉट थीटा की जगह 90 है और कॉट 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो हम लोग का 0 ही हो जाएगा। वैसे आप डायरेक्ट याद रखिएगा tan 180 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है, डी हो जाएगा। नहीं याद है तो निकाल सकते हैं 90 प्लस 90 और tan 90 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा हो जाता है। तो कॉट 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से बात क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा कि tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्या कर रहा है, बोला है कि a और a बटा b एक भिन्न है जहां a बराबर दिया हुआ है, a का वैल्यू हमें दे दिया है b माइनस 3 दिया हुआ है। ठीक, और उसके बाद यहाँ से एक और चीज़ दिया हुआ है कि a प्लस 10 बटा b माइनस a बटा b इज इक्वल टू कितना है, 10 बटा 7। ठीक, ये चीज़ दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ये a बटा b का मान, हमें भिन्न का वैल्यू निकालना है कि a बाई b का मान क्या होगा। तो देखिए इसको जोड़ दीजिए, सिंपल ये हो जाएगा हम लोग का a प्लस 10 माइनस a बटा b हो जाएगा। ठीक, बराबर 10 बटा 7 हो जाएगा। a से a कैंसिल हो गया और यहाँ से 10 से 10 भी खत्म हो गया, यानी कि b का वैल्यू हम लोग का कितना आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। ऊपर 10 बटा b बराबर 10 बटा 7 होगा तो b बराबर 7 हो गया। तो जब यहाँ से हम b का वैल्यू 7 रखेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा, 4। तो अब भिन्न a बटा b का हमें मान पूछा था, तो a का मान 4 आ गया है और b का मान 7 आ गया है। तो यही 4 बटा 7 जो हो जाएगा भिन्न का वैल्यू हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए होंगे, सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से b का वैल्यू कितना निकल गया, 7 निकल गया। तो b का वैल्यू इसमें रखे तो a का मान हम लोग का 4 आ जा रहा है। तो अब भिन्न a बटा b है तो 4 बटा 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 33 नंबर देखिए। 2133 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। यदि 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज से यह राशि 338 रुपये हो जाती है, यानी 338 क्या है इसका अमाउंट है, तो ब्याज निकाला। अब देखिए 4% की दर से, देखिए 4% का यहाँ पे रेट है और हमें ये पूछा हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। इस फॉर्मूला पे भी कर लीजिएगा, a बराबर p इंटू 1 प्लस r बट्टा 100 का पावर n हो जाएगा। इस पे भी आसानी से निकल जाएगा। ये 338 बराबर p हमें निकालना है और 1 प्लस r बट्टा 100, यहाँ 4 रखेंगे, देखिए 4 बट्टा 100 कर लेते हैं और ये 2 दिया हुआ है। ठीक, सिंपल कर लेते हैं। तो 4 से कितना हो जाएगा, 25 1 26, 26 बट्टा 25 गुणे 26 बट्टा 25 हो जाएगा। अब इसको कटा लीजिए, 13 से कटा लेते हैं, 13 दूना 26 और ये 13 एकम 13 दूना 26 हो जाएगा। 27 28 29 30 31 32 33 हो जाएगा, 13 चौके 78 हो जाएगा, 13 78। ठीक,
अब फिर 13 दूना 26 और ये हो जाएगा 13 दूना 26, 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी P का मान हम लोग का 625/2 हो जाएगा। तो 2 3 6 हो जाएगा और 2 1 2 2 दूनी के 4 2 5, इसी से आसानी से निकल जा रहा है। 312 रुपये 50 पैसा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। ठीक, सिर्फ A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100, इसी से आसानी से, कभी कभी ना ये फॉर्मूला भी बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक, तो ये आसान हम लोग का निकल गया, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। A दिया हुआ था 338, तो P इंटू 1 प्लस R/100, 4/25 100 रखेंगे तो 25 मर्द में, यानी कि 26/25 गुणे 26/25 2 वर्ष के लिए है, तो कटा करके निकालें, यानी कि P का वैल्यू 312.5 रुपये आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर 34। P और Q अकेले अकेले किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में करते हैं। देखिए P और Q है, ये 15 दिन में करता है और ये 20 दिन में करता है। ठीक, तो बोला है कि उनकी संगत दक्षताओं का अनुपात निकालना है, कि इनकी क्षमता का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। कुल काम जो है एलसीएम यानी कि 60 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 60, तो भाग देते हैं तो 15 चौके 60 और 20 × 60, यही हम लोग का यहाँ से क्षमता निकल जाता है। ठीक, ये टाइम से हमने टोटल वर्क निकाल लिया और टोटल वर्क में टाइम से भाग दे देते हैं तो ये क्षमता निकल जाता है। 4:3 का रेशियो होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर, आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, ये तो आसान था। 35, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना होता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत निकाल। देखिए इसको अगर रेशियो से बनाने चाहें ना, अगर हम विक्रय मूल्य 2 गुना कर रहे हैं तो लाभ हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट, यहाँ से देखिए प्रॉफिट 3 गुना हो जा रहा है, यानी कि 2SP = 3 प्रॉफिट है। ठीक, ये ना बात हो रहा है, इसको 2 गुना करने पे ये 3 गुना हो जा रहा है, तो 2SP = 3 प्रॉफिट। यहाँ से रेशियो क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य बट्टा प्रॉफिट = 3:2 हो जा रहा है। इसका विक्रय मूल्य कितना है, 3 है, और लाभ जो है 2 है, तो यहाँ से क्रय मूल्य नहीं निकल जाएगा। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 यूनिट निकल जाएगा। अच्छा, इस लाभ को हम 2 गुना किए हैं तो 2 आ रहा है, यानी कि जो पहले वाला लाभ था, ये पहले जो है लाभ था वो कितना था, रियल लाभ जो था, रियल जो प्रॉफिट था वो कितना था, 1 ही था ना, तभी ना 1 का 2 से गुणा किए थे तो ये 2 गुना हुआ था। तो अगर प्रॉफिट 1 था, क्रय मूल्य भी 1 है, तो लाभ प्रतिशत पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ क्रय मूल्य 1 है और प्रतिशत के लिए 100, यानी कि 100%। जब भी अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाए ना तो 100% तुरंत ऐसे ही लिख देंगे कि लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत = 100%। ठीक, 100% का यहाँ से लाभ होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नहीं समझ में आया, विक्रय मूल्य 2 गुना प्रॉफिट 3 गुना, रेशियो निकालें 3:2 आया, अर्थात क्रय मूल्य 1 आ गया। क्रय मूल्य 1, जो रियल प्रॉफिट था वो 2 गुना किए थे तो 2 हुआ है तो 1 होगा, तब 1 हो गया, यहाँ क्रय मूल्य 1 हो गया, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100%। क्रय मूल्य के बराबर लाभ यानी 100%। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक और तरीका समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं हम क्रय मूल्य 100 और लाभ जो मान लेते हैं x है। ठीक, थोड़ा x का भी यूज़ कर लीजिए, ये भी आसानी है, दोनों आसान है। ठीक, तो यहाँ से विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य = 100 + x हो जाएगा। ठीक, तो जब हम इसको 2 गुना कर रहे हैं, यानी 2 से गुना कर रहे हैं, ठीक, तो हमारा लाभ कितना हो जा रहा है, यहाँ से 3 गुना हो जा रहा है, 3x हो जा रहा है। तो अब जो है क्रय मूल्य 100 है और इसमें 3x जोड़ेंगे तो ये भी विक्रय मूल्य हो जाएगा और ये भी विक्रय मूल्य हो जाएगा। दोनों विक्रय मूल्य को बराबर कर दिए हैं तो यहाँ से देखिए x निकल जाएगा, 3x में से ये 2x जाएगा, यानी x का वैल्यू भी 100 आ जा रहा है। अर्थात x किसको माने थे, तो लाभ को, तो लाभ भी अगर 100 है और क्रय मूल्य भी 100 है तो यहाँ से लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर 100% हो जाएगा। ठीक, यही बात बता रहे थे कि अगर क्रय मूल्य के बराबर ही लाभ आ जाए तो 100% होता है। ठीक, दोनों बात समझे आप, ये भी समझ गए होंगे, ये भी आसानी है। क्रय मूल्य 100 लाभ x, तो विक्रय मूल्य 100 + x हो जाएगा, विक्रय मूल्य में लाभ जुड़ जाता है। तो अगर इसको 2 गुना करते हैं तो यहाँ से लाभ 3 गुना हो जा रहा है और क्रय मूल्य जोड़े, यानी कि ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों बराबर, तो x का वैल्यू यहाँ से 100, यानी कि लाभ 100 आ जा रहा है, क्रय मूल्य भी 100 है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोनों तरीका समझ गए होंगे, दोनों आसान है। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, P को एक कार्य करने में 10 दिन लगता है। देखिए P को 10 दिन लगता है, Q को कितना दिन लगता है, यहाँ से 24 दिन लगता है, और R की मदद से, यानी कि P Q R तीनों मिल करके
पी क्यू आर तीनों मिल करके कितना दिन में करते हैं, तो 6 दिन में करते हैं। ठीक, तो और 1000 रुपये कमाते हैं, तो उनका सबका अलग अलग हमें पूछ रहा है। तो एक टाइम है, अब यहाँ से क्षमता निकाल लेंगे। सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ये 12,000 है, 24 5 120 और 6 से करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। अब एक चीज़ देखिए कि पी क्यू आर तीनों का 20 है, तो यहाँ से आर का कितना निकल जाएगा, पी क्यू का 12 5 17, तो 3 20 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। ये 12 पी का हो गया, क्यू का 5 निकल गया, तो टोटल तीनों का 20 है, तो 12 5 17 घटा देंगे, यानी कि इसका 3 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए 20 टोटल है ना, और इस 20 यूनिट का वैल्यू दो सब मिल करके कितना कमा रहे हैं, 1000 रुपये कमा रहे हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 50 रुपया हो गया। तो अब सबका निकाल लीजिए, 12 यूनिट का वैल्यू 600 रुपया हो जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू 5 25 25 250 रुपये हो जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू 5 15 यानी कि 150 रुपये हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, सब आसानी क्वेश्चन है। क्षमता हमने निकाल लिया, और 20 यूनिट का वैल्यू 1000 रुपये है। ठीक, 1000 रुपये लोग सब लोग मिल के कमा रहे हैं, तो 20 का वैल्यू 1000, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से हम लोग का 5 निकल गया। तो 12 यूनिट का वैल्यू 600 रुपया, 5 यूनिट का वैल्यू 250 रुपये और 3 यूनिट का वैल्यू 150 रुपये। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, 2137 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1100 रुपये की राशि ऋण के रूप में ली गई है। इसका भुगतान 2 समान किस्तों में किया जाता है। यदि ब्याज 20% वार्षिक और ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाए, तो प्रत्येक, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त का एक फार्मूला है, एक ही फार्मूला से टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, जितना दे सब टोटल बन जाएगा। किस्त का क्या फार्मूला होता है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, जो राशि होता है ना, राशि बराबर किस्त बट्टा 1 प्लस आर बट्टा 100 प्लस फिर किस्त बट्टा 1 प्लस आर बट्टा 100 का पावर 2। ठीक, और ये जितना साल के लिए जाए ऐसे ऐसे डैश डैश करेंगे। अगर 3 साल का लिए दे तो यहाँ पे 3 रखना होगा, 4 साल के लिए दे तो 4 रखना होगा। बस जितना साल के लिए कहें, यहाँ 2 साल कहा है तो 2 तक ही हमारा काम चल जाएगा। मैक्सिमम 2 या 3 तक अभी तक क्वेश्चन पूछा हुआ है, 3 से ज़्यादा नहीं पूछा हुआ है। बैंक वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है 4 साल तक, तो किस्त वाला ही बहुत आसानी से ऐसे ही निकल जाएगा। एक ही फार्मूला में टोटल चीज़ निकल जाएगा। ये जो राशि दिए रहेंगे, तो राशि बराबर किस्त बट्टा 1 प्लस आर बट्टा 100 प्लस किस्त बट्टा 1 प्लस, अब चाहे तो 1 प्लस आर बट्टा 100 का वैल्यू पहले ही निकाल लेंगे। जैसे 1 प्लस, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है देख लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 है, तो 20 बट्टा 100 कर लेते हैं, तो 20 25 100 यानी कितना आ जा रहा है, ये 6 बट्टा 5 आ जा रहा है। तब देख लीजिए बहुत आसान हो जाएगा। राशि कितनी है यहाँ से आपका, तो राशि 1100 रुपये है बराबर, ये किस्त हमें नहीं पता है, इसको x मान लेते हैं। तो x में अगर 6 बट्टा 7 से भाग करेंगे यानी कि 5x बट्टा 6 हो जाएगा। ये 6 बट्टा 7 आया तो 6 बट्टा 5 आया तो 5 ऊपर चला जाएगा, प्लस अगर 6 बट्टा 5 का होल स्क्वायर करते हैं तो 36 बट्टा 25 हो जाएगा, यानी कितना 25x बट्टा 36 हो जाएगा। 2 ही साल तक जाना है। अब सिंपल हो गया, इसको जोड़ लेते हैं तो 36 LCM हो जाएगा, 6 के 36 यानी 6 25 30, 30 और 25 कितना हो जाएगा यहाँ से, 30 25 55x हो जा रहा है, और इधर है आपका 1100 है। तो देखिए कितना आसानी से कट जा रहा है, 55 दूना 110 यानी 20 हो जा रहा है, 36 दूना 72, तो x का वैल्यू 720 रुपये जो आएगा वो प्रत्येक किस्त की राशि हो जाएगी। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी दिया हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान में रहेगा, ये बस फॉर्मूला यही है। कितने भी वर्ष के लिए दिया हो, सिंपल क्वेश्चन क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो आर बट्टा 1 प्लस आर बट्टा 100 का वैल्यू निकाले, 6 बट्टा 5 आ रहा है। अब यहाँ पे 6 बट्टा 5 रखते जाएंगे। 2 साल के लिए देगा तो पावर 2 तक जाएंगे, 3 साल के लिए देगा तो 3 साल तक जाना है बस आराम से। तो किस्त x मान लिए तो x बट्टा, और ये 6 बट्टा 5 5 बट्टा 6 बट्टा 5 आया ना तो 5 ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ 36 बट्टा 25 आएगा ना, तो ये x बट्टा 36 बट्टा 25 को ऊपर लेके चलेगा। ठीक, अब सिर्फ जोड़ दिए, ये सिंपल बट्टा पर के जोड़ था, तो x का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया 720 रुपया, तो यानी 720 रुपया प्रत्येक किस्त है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा किस्त के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त इससे आराम से निकल जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 हम लोग का कह रहा है कि साइन, देखिए ट्रिगो का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। साइन 3a बट्टा कॉस है प्लस कॉस 3, सॉरी यहाँ साइन है, साइन है। उसके बाद कह रहा है कि कॉस 3a और बट्टा कॉस है,
इसका हमें मान निकालना है, ठीक। कह रहे हैं ना कि इसको आप सरल करिए, सिंप्लीफाई करिए। देखिए एक काम करिए, इसको जोड़ दीजिए। सिंप्लीफाई मतलब हम जोड़ देते हैं। एलसीएम हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। तब यहाँ से देखिए साइन से साइन कट के इससे इसमें गुणा हो जाएगा, इससे इसमें गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन 3a इंटू कॉस ए प्लस कॉस 3a और इंटू ये तो कट जाएगा ना, तो ये साइन ए हो जाएगा। एक चीज यहां से नोटिस किए होंगे और आपको कल भी फॉर्मूला बताए थे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये बराबर कितना हो जाता है, तो साइन ए प्लस बी हो जाता है, ठीक। ये बात तो आपको पता होगा ना कि साइन ए प्लस बी हो जाता है। तो यहाँ से देखिए 3a को a मान लेते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी उसी रूप में है कि नहीं, इस रूप में साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये कितना हो जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन 3a और प्लस b के जगह a है, यानी कि साइन 4a। इसको लिख दे, डायरेक्ट हम लिख देते हैं साइन 4a और बट्टा साइन ए इंटू कॉस ए कर लेते हैं, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल था। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी यानी कि 3a और a के 4a हो जाएगा। अब एक फार्मूला और आपको थोड़ा सा पता होगा, देखिए ट्रिगो में टोटली फार्मूला है, अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए हो जाता है, ठीक। तो इसको इस 4a को हम ऐसे तोड़ लेते हैं, साइन 2 इंटू 2a कर लेते हैं, ठीक। तो साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन a और इंटू कॉस ए, ए की जगह 2a देना होगा, यही चीज करेंगे। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, ठीक। और बट्टा में क्या है, तो हम लोग का है यहाँ पे साइन a इंटू कॉस ए है, ठीक। अब देखिए एक स्टेप करेंगे, यहाँ से आंसर हो जाएगा। अब एक चीज देखिए कि इस साइन 2a को फिर से तोड़ लेते हैं, ये पहले तो 2 गुणे कॉस 2a रहने देते हैं। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ से देखिए ये अगर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर ले, एक 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, तो ये भी कितना हो जाता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, कितना हो जाएगा साइन 2a हो जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, यानी कि आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 4 कॉस 2a हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 कॉस 2a ऑप्शन नंबर डी में दिया है। नहीं समझ में आया होगा ना, एक बार देखिए थोड़ा सा समझिए। इसका हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, यहाँ तक सिर्फ हम जोड़े हुए हैं और कुछ नहीं किए हैं यहाँ तक, ठीक। अब थोड़ा सा हम क्या करें, ये साइन 4a हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 4a, और साइन 4a को साइन 2 इंटू 2a कर लेते हैं, ठीक। अब साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए ये अंदर में ये एंगल है, तो 2 साइन, ये 2 साइन ए, इसका मतलब साइन 2a और इंटू कॉस ए, तो कॉस ए की जगह कॉस 2a, और बट्टा में क्या है साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको ऊपर नीचे 2 से केवल गुणा किए, क्यों किए हैं, क्योंकि 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a बन जाएगा, और साइन 2a से ये साइन 2a कट जाएगा, तो ये 2 दूनी के 4 कॉस 2a हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आसान नहीं बनेगा, इतना आपको करना ही पड़ेगा, ठीक। तो आसानी से हम लोग अभी किए हैं 2 फार्मूला के सहायता से, ठीक। तो फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा ट्रिगो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 39, ये 38 था, 39 है ये। 39 में हम लोग का मेंस्ट्रुएशन से क्वेश्चन बोला है, एक लंबवृत्तीय बेलन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में पूर्णतः रूप से समाहित हो जाता है, ठीक। एक लंबवृत्तीय बेलन है, जैसे देखिए इसको थोड़ा सा समझिए फिगर से, एक लंबवृत्तीय बेलन हो गया, ठीक। ये बोला है कि एक लंबवृत्तीय बेलन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पूर्णतः समाहित कर लेता है। एक गोला है, एक गोला ऐसे इसमें पूर्णतः समाहित हो जाता है, और इस गोले की जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। अगर इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो ये स्फीयर, ये जो बेलन होगा ना, इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, दोनों का रेडियस कितना होगा 6 सेंटीमीटर। और जब पूरा गोला समाहित हो जाता है, इसका मतलब जो हाइट हो जाएगा ना, इसके डायमीटर के बराबर हो जाएगा, गोला के डायमीटर, यानी जो इसका एच होगा ना, वो 6 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा।
इतना चीज समझ में आया है कैसे किए। जब गोला पूरा समाहित हो रहा है तो गोला का जितना रेडियस होगा उतना ही बेलन का रेडियस हो जाएगा, और ये जो गोला का व्यास होगा ना 6 6 12, 6 रेडियस है तो 6 6 12 हो जाएगा, यही इसका बेलन का हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं है इसमें। यदि उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल ए और बी हैं तो ए और बी में रिलेशन निकालना है। जैसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि पहले हम बेलन का निकालते हैं, तो बेलन का वक्र पृष्ठ अगर ए है तो बेलन का वक्र पृष्ठ आपको पता होगा 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच हो जाता है। तो 2 गुणे पाई को पाई में ही रहने देते हैं, 2 पाई, और आर का वैल्यू 6 है और एच का वैल्यू 12 है, तो 12 6 के 72, 72 दूना कितना हो जाएगा 108। अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा एक बात देखिए, हम लोग ए और बी का एक ही साथ मान निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो कटने वाला रहेगा ना उसको कटा देंगे। जैसे देखिए इसका वैल्यू ये है तो इसका कितना होता है 2 पाई आर एच हो जाता है, और इसका यानी कि गोला का है, ये गोला का वक्र पृष्ठ कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, सब तो आपको पता है ना फॉर्मूला, अगर मेंसुरेशन में फॉर्मूला नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ठीक, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच और गोला का वक्र पृष्ठ कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आर और आर दोनों तो सेम ही है तो इसको हटा देते हैं, पाई और पाई दोनों में क्या है सेम ही है, इसको भी हटा लेते हैं। तो इधर 2 इंटू एच करते हैं तो 2 गुणे इसका हाइट कितना है 12, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, और इधर करते हैं 4 और इसका आर कितना है 6 है, तो 4 6 कितना हो जाएगा 24, अर्थात ये दोनों बराबर है, ए बराबर बी हम यहाँ से कह सकते हैं। ठीक, ए बराबर क्या है बी है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का दिया हुआ है ए बराबर बी। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहीं पे समझना है कि अगर ये समाहित हो जा रहा है तो जितना त्रिज्या गोला का है उतना ही त्रिज्या क्या होगा बेलन का होगा, और बेलन का ऊंचाई इसके व्यास के बराबर हो जाएगा। और दोनों के वक्र पृष्ठ की बात किया था तो निकाले तो 24 24 यहाँ से कटा दिए, जो कॉमन मिल रहा है वो आर से आर एक कटा दिए, तो ये भी 24 ये भी 24, यानी दोनों क्या है यहाँ से बराबर वैल्यू दे रहे हैं, तो ए बराबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 नंबर 40 हमें बोला हुआ है कि एक गोले की त्रिज्या एक बेलन की त्रिज्या से 3 गुनी है। देखिए ये भी आ गया आपका। ठीक, एक गोला है और एक बेलन है, ये गोला कर लिए और ये बेलन कर लिए। ठीक, तो कह रहा है कि गोला की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या से 3 गुनी है, इसका अगर r मानते हैं तो इसका कितना है 3r है। ठीक, लिख लिए, इसके त्रिज्या से इसकी त्रिज्या 3 गुनी है, गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या से 3 गुनी है। यदि उनके आयतन समान है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए कि इनका आयतन, तो इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो आर की जगह कितना रखना होगा 3r का होल क्यू करेंगे तो 27r क्यू हो जाएगा, और बराबर इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच, इसका एच हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है। ठीक, समझ में आया, कुछ भी नहीं है, दोनों का आयतन बराबर तो सिर्फ हम बराबर कर लिए, 4/3 पाई आर क्यू गोला का होता है। ठीक, पाई आर की जगह 3r रखे तो क्यू किए तो 27r क्यू हो जा रहा है, और इसका होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ से आर स्क्वायर से एक आर, यहाँ क्यू वाला खत्म कर लेते हैं, केवल एक आर बचेगा, इधर 3 गो आर है इधर 2 गो आर है, तो एक आर यहाँ से बच गया। और चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा है, 3 से कटा लिए तो 3 9 27 हो जा रहा है, यानी एच का वैल्यू यहाँ से कितना हो जा रहा है 9 चौके 36 आर के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब जो इसका ऊंचाई होगा ना वो त्रिज्या का 36 गुना होगा, त्रिज्या का कितना हो जाएगा 36 टाइम्स हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऐसा, इसकी त्रिज्या के 36 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा कि ऊंचाई यहाँ से क्या हो रहा है तो त्रिज्या का 36 गुना हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, मेंसुरेशन है बहुत आसान है इसमें, लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूला का आप मेंसुरेशन तो नहीं समझिए, नहीं फार्मूला याद फिर मेंसुरेशन नहीं बनेगा, छूट ही जाएगा हर बार। तो इसीलिए फार्मूला का एक चार्ट बनाइए और सभी चार्ट को एकदम उसको चट जाइए। ठीक, चलिए अगला, ये नहीं कि चार्ट बना के चट जाना है, ठीक, चार्ट बनाना है, उसका लिस्ट बनाना है और उसको चट जाना है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए अगला 41 नंबर क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या निकाले जो 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे कोई नहीं लगा है कि पूर्ण वर्ग, तो केवल हमें एलसीएम निकाल लेना है।
अगर पूर्ण वर्ग का था तब ना हम जोड़ा लगाते हैं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अभी आया था पूर्ण वर्ग निकालना था तो उसमें पेयर लगाना था, जिसका पेयर नहीं लगा उसे पेयर में लगाएंगे। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 4 3 12, यानी 2 दूनी के 4 3 12 हो जाएगा। 18 के लिए हम एक 3 ला देंगे तो 3 तरीके 9 दूना 18 हो जा रहा है। 21 के लिए अगर एक 7 ला दे तो 7 तरीके 21। अब 30 के लिए हमें एक 5 लाना होगा, तभी ना 3 5 3 15 दूना 30 हो जा रहा है। गुणा कर लीजिए सिर्फ, तो 2 दूनी के 4 9 36, 36 5 180 और 180 से गुणा करेंगे 18 7 126, यानी 1260 हम लोग का यहाँ से एलसीएम निकल जाएगा। यानी वह संख्या क्या हो जाएगी, 1260 हो जाएगी, यही संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आसान क्वेश्चन था। ये संख्या पूछ रहा था कि इन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो तीनों का एलसीएम हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग का जो भी आरआरबी जेईई का स्टेज फर्स्ट का जो क्वेश्चन था वो टोटल कंप्लीट हो गया। ठीक, तो और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी समय है मेरे पास 15 मिनट, तो 15-16 मिनट है, तो और भी इसमें क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन है आरआरबी जेईई के बाद, तो आगे हम लोग का है एएलपी टेक्नीशियन स्टेज 2 का है, सीबीटी 2 का है। तो इसमें भी 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं जितना क्वेश्चन हो हम लोग का। ठीक, तो आइए इसको भी शुरू करते हैं, आज ही छोड़ेंगे नहीं। हम लोग का 30 क्वेश्चन का टारगेट है, 30 से अधिक हो जाए। ठीक, तो चलिए आरआरबी एएलपी जो लोको पायलट का एग्जाम होता है, जो रेलवे ड्राइवर का, तो उसी के स्टेज 2 का इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जो 21/9/2019 का फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें से हम कुछ क्वेश्चन आज करते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं इसमें से। यानी कि इसका नंबरिंग सीधा रहेगा, 2141 तक देखें तो ये 2142 है। ठीक, चलिए 2142 देखते हैं। 2142 नंबर क्वेश्चन करिए, क्या कह रहा है। यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 स्क्वायर सेंटीमीटर है, यदि पहला विकर्ण 6 सेंटीमीटर, तो दूसरा, देखिए कितना इजी क्वेश्चन से शुरुआत हुआ है। समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है, समचतुर्भुज जो रोम्बस होता है, यहाँ पे समचतुर्भुज का एरिया जो हो जाता है, अगर विकर्ण दिया हो तो 1/2 d1 × d2 होता है। ठीक, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो ये एरिया इधर से 96 दिया हुआ है, 1/2 और इंटू एक विकर्ण हमें दिया हुआ है कितना 6, और दूसरा विकर्ण पूछ रहा है नहीं पता है, ये d2 हमें पूछा है। तो सिंपल क्वेश्चन, ये 6 से कटाते हैं तो 16 × 96, 16 दूना 32 हो जाएगा, यानी कि d2 कितना हो जाएगा 32 जो हो जाएगा हम लोग का 32 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। सम अभी बोले थे कि मेंसुरेशन में फॉर्मूला बस याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए 43। देखिए एज से रिलेटेड है, एज वाला अभी हम लोग क्वेश्चन किए थे। कह रहे हैं कि एक्स और वाई के आयु का अनुपात, यानी अभी वर्तमान की बात कर रहा है तो 0 वर्ष ले लेते हैं, 4:5 है, और 6 वर्ष बाद तो +6, और ये कितना है 6 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, तो 6:7 हो जा रहा है। अच्छा एक चीज़ देखिए, इधर तो समय का अंतर 6 वर्ष है, और इधर देखिए तो अंतर क्या रहा है, एक्स और वाई हैं, तो 5 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा, इधर अंतर सेम है तो बस रहने देंगे, कुछ यहाँ से क्रॉस गुणा नहीं करना है। जब अंतर सेम नहीं रहेगा तब क्रॉस गुणा करना है, यानी 2 यूनिट का वैल्यू अगर 6 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। ये 2 यूनिट का वैल्यू 6 वर्ष है तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 वर्ष हो जाएगा। तो क्या पूछा है हमें, वाई की वर्तमान आयु कितना है, 5 है। देखिए वर्तमान मतलब वर्तमान, तो 1 का वैल्यू जब 3 है तो 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 15 वर्ष जो हो जाएगा, वाई का वर्तमान आयु निकल जाएगा हम लोग का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला बोला है कि एक वस्तु को 760 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। अच्छा अभी बताए थे कि 5% हानि, ये 5% हानि, इसका मतलब 95%, और इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 760 रुपये। तो क्रय मूल्य जो होता है ना, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, यानी कि 100% का हमें मान निकालना है। क्लियर, 95% का वैल्यू दिया हुआ है तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए एक एक नियम से सिंपल। 760 में हमें 95 से भाग दे देना होगा, और 100 का वैल्यू निकालना है तो 100 से गुणा कर लेना है। 19 × 5 = 95 और 19 × 4 = 76 हो जाएगा, 5 × 8 = 40, यानी 8 में 100 से गुणा करेंगे 800 रुपया जो होगा इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, मिला लीजिए कौन से आंसर में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 देखिए क्या कर रहा है,
इसमें तो इजी क्वेश्चन दिया है जी, आसान दिया है, आगे बढ़िए। 44 हो गया ना, 45। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 3 गोले बनाए जाते हैं। यदि 2 गोलों का व्यास 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सबका व्यास दिया हुआ है, जो बड़ा गोला है ना उसका 12 सेंटीमीटर व्यास है तो उसका त्रिज्या 6 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए कि ये देखिए ये बड़ा गोला है और इसे 3 छोटे छोटे गोलों में हमें बांटा जाता है, ठीक, 3 छोटे छोटे गोलों में बांटा जाता है। तो ये जो आयतन होगा ना तीनों का मिल करके आयतन इस एक के बराबर हो जाएगा। ये नहीं होता है, जब पिघला कर बनाते हैं तो वॉल्यूम जो होता है ना इक्वल हो जाता है। इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, व्यास 12 तो त्रिज्या 6 हो जाएगा, और इसका त्रिज्या, इसका व्यास 6 है तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका हमें नहीं पता है, इसका 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक। थर्ड वाले का हमें नहीं पता है, तो पूछ रहा है ना कि तीसरे जो गोला है ना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा एक चीज देखिए, तीनों का आयतन मिला करके इसके आयतन के बराबर होगा, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो 6 जाएगा 36 छक्के 216 हो जाएगा, बराबर इन तीनों का आयतन। अच्छा सब में 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा ना, कॉमन हो जाएगा, सब में 4/3 पाई रहेगा, और इधर आर क्यू यानी 27 हो जाएगा, प्लस 5 का क्यूब कितना हो जाता है 125 प्लस आर क्यूब हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। तीनों के आयतन को हमने जोड़ दिया तो यहाँ पे ये बड़ा वाला के आयतन के बराबर, अब कुछ नहीं है। देखिए ये 4/3 से 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी आर क्यू का मान कितना हो जाएगा, तो 216 में से ये घट जाएगा, ये कितना आ जा रहा है 7 5 12 2 2 2 4 1 5 152 यहाँ से घटा दीजिए, तो 152 जब घटाते हैं तो 4 64 मिल जा रहा है, ठीक। यहाँ से घटा लिए 152, इन दोनों को जोड़कर तो 64 मिल गया, तो यहाँ से r का वैल्यू 4 मिल जाएगा। आर क्यू बराबर 64, तो r का मान क्या हो जाएगा 4, 4 चौके 16 चौके 64 हो जा रहा है। तो जब r का वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो गया तो थर्ड वाले का हमें क्या पूछा हुआ है, तो तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोला का जो एरिया होता है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 चौके 16 हो जाएगा, तो 4 चौके 16 चौके 64 पाई हो जाएगा। पाई नहीं दिया था इसलिए हम पाई का मान नहीं रखें, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया हमें निकालना था तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। तीनों गोलों को पिघलाकर एक गोला से पिघलाकर 3 गोला बनाया जाना था। इसका वॉल्यूम तीनों के वॉल्यूम के बराबर हो गया, तो यहाँ से आर का वैल्यू हमें 4 निकल गया। तो आर जब 4 निकल गया तो एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए 46 आइए, 46 क्या कह रहा है 2146, जब किसी संख्या के 3 गुने यानी कि x वो संख्या है तो 3x की बात किया है। जब किसी संख्या के 3 गुने यानी कि 3x से 16 घटाया जाता है, जब इसमें से 16 घटा रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है 8 प्राप्त हो जा रहा है, ठीक। किसी संख्या के 3 गुने में से 16 घटा रहे हैं तो 8 प्राप्त हो जा रहा है। तब क्या बोला है आपसे, तो मूल संख्या क्या होगी, सिंपल 3x इक्वल टू ये 16 जाकर उधर जुड़ जाएगा यानी कि 24 हो जाएगा, तो x बराबर 8 हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ये 8 हो जाएगा। एक मिनट क्या बोला है, मूल संख्या का घन पूछा हुआ है, ये x का क्यूब पूछा हुआ है। x का क्या पूछा है क्यूब, मूल संख्या का घन क्या होगा, तो 8 का क्यूब तो आपको याद ही ना होगा, तो 512 हो जाएगा। 8 नहीं होगा, क्या होगा 512, क्यों, क्योंकि यहाँ संख्या जो हो गया हम लोग का 8 हो गया, तो इसका क्यूब पूछ रहा है कि मूल संख्या का क्यूब क्या होगा, तो 8 का क्यूब 512 हो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलो अगला आइए 47 नंबर 46, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 28 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए 28 से हमें गुणा करना है कि 28 में किस से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 28 का फैक्टर कर लीजिए, 2 से करेंगे 14, 2 से करें 7। अब देखिए इसका तो पेयर लगा हुआ है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है यहाँ से। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसका मतलब पेयर लगना होगा, तो 2 का तो पेयर है, अर्थात एक 7 से हमें गुणा कर लेंगे, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बोले 28 को किससे गुणा करना है, तो फैक्टर करके देखें कि किसका पेयर नहीं लग रहा है, तो 7 का पेयर नहीं लग रहा है, अर्थात 7 से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। 47 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, सब कुछ क्लियरली चल रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 आइए 48 नंबर क्या कह रहा है
कि 100 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर पूछा है। देखिए कितना बार बताए हैं कि 2 वर्ष का D2 बराबर PR² बट्टा 100² होता है, ठीक, 100²। कल भी आया था इस पे क्वेश्चन। 3 साल वाले भी बोले हैं कि D3 = PR² इंटू 300 + R, बहुत बार लिखे हैं, बट्टा 100³ हो जाता है, ठीक। तो हमें 2 साल बनाना है, पिछला बार 3 साल वाला आया हुआ था, तो यहाँ 2 साल वाला में हमें अंतर निकालना है। और प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये है, तो 100 गुणे R², R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, तो 10 दाँ के 100 हो जाएगा, और बट्टा R का स्क्वायर कर लेना है, यानी कि 100 गुणे 100 का 100 स्क्वायर कर लेना है, ठीक। देखिए PR², तो 100 गुणे 10 का होल स्क्वायर 100, प्रिंसिपल 100 था, और बट्टा 100², यानी कट कुट के कितना आ जा रहा है, 1 रुपया आ जा रहा है, यानी यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ से फॉर्मूला याद रखिएगा, दोनों फॉर्मूला, तो आसानी से आपका फॉर्मूला से निकल जाएगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ 1 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 देखिए 49, 2149 क्या कह रहा है, बोला है यहाँ से कि 21, 22, 23, फिर 23 आपका 2 बार है यहाँ पे, 22 भी 2 बार है, 24 3 बार है, 24 आपका तो आंसर निकल चुका होगा। कह रहा है इसका मोड निकालना है, बहुलक निकालना है, ठीक। मीन मीडियन मोड तो आपको बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं, ठीक। मीन मीडियन मोड अगर नहीं पढ़े हैं तो उसका वीडियो है आपका प्लेलिस्ट में है, आपका स्टैटिक्स का 2 वीडियो डला हुआ है, उसको जाकर देखिए, बहुत फायदा होगा उससे। जितने भी आपका क्वेश्चन है ना, मीन मीडियन मोड, मानक विचलन वगैरह सब उससे क्लियर हो जाएगा, तो उसको जरूर देखिए एक बार। मोड मतलब क्या होता है, जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो, जो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो सबसे ज़्यादा बार ये 3 बार 24 आया है, तो यही हमका मोड हो जाएगा, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, क्लियर, आसान क्वेश्चन। चलिए 50 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 50 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 50 इजी क्वेश्चन है। हमें बोला है कि सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, ठीक, इसका वैल्यू हमें निकाल लेना है। सेक 30 कॉस 30, मान तो आपको याद है ना, कॉस 30 का अगर मान होगा तो सेक 30 उसको उलट दीजिए। कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, ये नहीं होता है जी, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का √3/2, तो इसका 2/√3, अब जोड़ दीजिए इसको, नीचे हो जाएगा हम लोग का 2√3 हो जाएगा। अब इधर करते हैं तो √3 से √3 यानी 2 दूनी के 4 + 3 हो जा रहा है, तो 7/2√3 हो जाना चाहिए, ठीक। तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, इसका मतलब ये √3 से गुणा कर लिया, ऊपर नीचे √3 नहीं रखा है, √3 से गुणा कर लिया है, तो ऊपर 7√3 और बट्टा कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, 7√3/6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो सिर्फ यहाँ पे मान रख के जोड़ देना था और लास्ट में रेशनलाइज कर देना था, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो ये √3 खत्म हो जाएगा, यानी कि 7√3/3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हम लोग का सी आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए 50 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, आज जो 30 क्वेश्चन का टारगेट था उसे कंप्लीट किए। तो चलिए अब हम लोग 30 क्वेश्चन पर डे करेंगे, बहुत जल्दी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और घर पे बैठ के प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जिन लोगों को बेसिक से पढ़ना है, जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं बेसिक से पढ़ना है, तो नंबर सिस्टम के वीडियो उनको फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक, उनको शेयर कर दीजिए और बोलिए देखिए आपको अगर अच्छा लग रहा है तो ज्वाइन कर लीजिए। 9 बजे से कल से आपका नंबर सिस्टम शुरू हो रहा है, ठीक। उसमें कुछ वीडियो हो चुका है, शुरू होने का मतलब 0 से नहीं, कुछ दिन ब्रेक लगा था, उसमें 2-3 दिन उसका वीडियो नहीं डला था, तो अब आपका शुरू हो रहा है 9 बजे डेली लाइव उसमें वीडियो चलेगा। और उसमें हम लोग नंबर सिस्टम का 7 वीडियो देख चुके हैं, तो 8वां वीडियो कल आपको मिलेगा, जिसमें डिविजिबिलिटी रूल का आगे उसी में डिविजिबिलिटी रूल को ख़त्म किए हैं उसमें, और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, ठीक। कल वाला पहले आप वीडियो देखिए, कल 9 बजे लाइव आइए। तो चलिए बस इतना रहने देते हैं और उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। शेयर ज़रूर करिए आप लोग, ठीक, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय, गुड नाइट।